Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Chaudhary Darshit. So in the previous video we will discuss about learning disabilities, in which we will discuss about dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia, ADHD and dysmorphia. तो ये सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हमने कर ली थी और किस ट्रिक से करना है वो भी हमने कर ली थी, आप वो प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा। अब जो बाकी बची जो हमारी डिसेबिलिटीज़ हैं हम उनको करेंगे। सो अब हम कर रहे हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम, जो हमारी 7th नंबर पे आती है डिज़ीज़, वो है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम। तो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम में जो बच्चे होते हैं जो सफ़र करते हैं ऑटिज़म से, या जो पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, सोशल कम्युनिकेशन जो है, बस आपको ये याद रखना है इसमें कि वो जो बच्चे हैं वो सोशल कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, सोशल कम्युनिकेशन जो है वो नहीं कर पाते हैं, जो है अपना जो सोशल बिहेवियर है उसको शो नहीं कर पाते हैं। और अगर कोई उनसे जो है रिस्पॉन्सिव बिहेवियर जो है वो नहीं शो कर पाते, कोई उनसे कुछ पूछता है वो नहीं वो कर पाते हैं, आँख नहीं मिला पाते हैं, और जैसे कि एकदम से लाइट से जो है वो उनको ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, तो उनका एक तरीके से अनरिस्पॉन्सिव बिहेवियर होता है, अनरिस्पॉन्सिव बिहेवियर भी होता है। तो मेनली ये बात रखनी थी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम में, ठीक है। उसके बाद जो है हमारी जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है वो है डिस्थाइमिया। नेक्स्ट जो हमारी डिसऑर्डर है वो है डिस्थाइमिया। अब थाइमिया से क्या निकल के आ रहा है, थीम, ठीक है। थाइमिया से निकल के आ रहा है थीम, और थीम से हमें याद रखना है, थाइम से हमें याद रखना है टेंशन, यानी कि जो टेंशन तनाव से रिलेटेड डिसऑर्डर जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्थाइमिया, ठीक है, टेंशन से रिलेटेड। नेक्स्ट जो है हमारा है डिसऑर्डर नंबर 9, वो है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया, तो यहाँ से क्या याद निकला पॉइंट, फेज, ठीक है, फेज निकला। तो जब कोई हमसे पूछता है कि भाई आपकी लाइफ का कैसा फेज चल रहा है, तो हम उस फेज को कैसे बताते हैं, कम्युनिकेट करके। तो ये क्या होगी, कम्युनिकेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर हो गया। कम्युनिकेटेड रिलेटेड डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, डिस्फेजिया। कम्युनिकेशन रिलेटेड डिसऑर्डर उसको क्या बोलेंगे, डिस्फेजिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉलबर्ग का, ठीक है। तो कॉलबर्ग जो है, कॉलबर्ग थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो यही आ जाता है, हु गेव द थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। सो किसने दी थी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी, मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिकता का सिद्धांत जो है, मोरल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, वो किसने दी थी, लॉरेंस कॉलबर्ग ने। लॉरेंस कॉलबर्ग ने क्या दिया था, मोरल डेवलपमेंट। तो इसकी थ्योरी जो है वो क्या हो गई, कॉलबर्ग थ्योरी ऑन मोरल डेवलपमेंट, ठीक है। अब जो है इस थ्योरी में बेसिकली क्या था, ये थ्योरी किस पे बेस्ड थी, एक आदमी के ऊपर बेस्ड थी जिसका नाम था हिंज नाम का एक आदमी था, और उसकी जो बीवी है उसका नाम था हिंजॉइन। तो जो हिंजॉइन थी, ये आपको नोट्स मिल जाएंगे यहाँ पे, तो हिंज नाम का आदमी था और उसकी बीवी थी हिंजॉइन। सो हिंजॉइन को जो था वो कैंसर था, तो हिंज जो है वो इतना काफ़ी अमीर नहीं था, वो ठीक सा आदमी था। तो उस जो है वो जगह जगह अपनी बीवी के इलाज के लिए घूमता रहता था, लेकिन उसको जो है अपनी बीवी का इलाज नहीं मिल पा रहा था। फिर एट लास्ट जो है उसको डॉक्टर से जब उसने कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने बताया कि उसकी बीवी का जो इलाज है वो एकमात्र जो है एक उससे हो सकता है, रेडियम से जो उसकी लाइफ को बचा सकता है। तो रेडियम जो है वो काफ़ी
उसको ढूंढने के बाद पता चला कि भाई एक फार्मासिस्ट है जो इस दवा को बेच रहा है। तो वो उस फार्मासिस्ट के पास जाता है रेडियम लाने के लिए ताकि वो अपनी बीवी का इलाज करवा सके। लेकिन वो फार्मासिस्ट जो है वो क्या करता है, उस रेडियम के प्राइस को 10 गुना ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है उसको प्राइस को। तो हिंज जो है वो अनेबल होता है इतनी सारी अमाउंट पे करने के लिए। तो वो बाद में क्या करता है कि डॉक्टर से, उस फार्मासिस्ट से जो है काफ़ी मिन्नतें भी करता है, लेकिन उसको वो दवाई नहीं मिल पाती। फिर वो जब अपने घर जाता है और अपनी बीवी को तड़पते हुए देखता है तो वो एट लास्ट जो है अपना मन बना लेता है कि वो इस दवाई को जो है चुरा लेगा। तो वो उस दवाई को चुरा लेता है। फिर ये जो स्टोरी है, कोलबर्ग साहब जो हैं अलग अलग एज ग्रुप के स्टूडेंट्स को ये स्टोरी सुनाते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि भाई कौन ठीक था कौन गलत था। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हिंज ठीक था या डॉक्टर ठीक था। और लोग अलग अलग बच्चों के अलग अलग ओपिनियंस थे। कुछ बच्चे जो हैं वो ये कह रहे थे कि भाई हिंज ठीक था क्योंकि उसकी बीवी काफ़ी बीमार थी और प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो रखे थे, तो इसलिए उसने जो है दवाई चुरा ली। कुछ बच्चे कह रहे थे कि भाई चुराना जो है वो एक क्राइम होता है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ बच्चे कह रहे थे कि भाई डॉक्टर गलत था क्योंकि डॉक्टर का जो फर्स्ट और अटमोस्ट जो उसका काम होता है वो पेशेंट की जान बचाना होता है। तो यहाँ पर जो है बच्चे कंफ्यूज्ड हो गए थे। तो कोलबर्ग ने जो है कहा कि भाई जो भी एथिक्स हैं या फिर जो भी मॉरल डेवलपमेंट है वो बच्चों को एक्सप्लेन किया बच्चों के लिए, ये ताकि जो है बच्चों को गलत और सही में डिफरेंस पता चल सके कि जो एक्सप्लेन किया कि क्या डिफरेंस है राइट और रॉन्ग के बीच में। ठीक है, तो ये जो थ्योरी थी ये क्या थी, मॉडिफाइड फॉर्म थी पियाजे की थ्योरी का, एक मॉडिफाइड वर्जन था ये। और कोलबर्ग के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी है बच्चों में, वो इनेट जो है वो नहीं है, यानी कि जन्मजात से नहीं है। वो सोसाइटी के थ्रू बच्चे जो है मोरालिटी सीखते हैं और मोरालिटी जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो अब मोरल डेवलपमेंट क्या हुआ, यानी कि राइट और रॉन्ग के बीच में जो डिसीजन लेना हो गया वो हमारा क्या हो गया, मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट हमारा क्या हुआ कि भाई डिफरेंस पता कर पाना राइट और रॉन्ग के बीच में, वो हमारा क्या हो गया, मोरल डेवलपमेंट। अब मोरल डेवलपमेंट जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मोरल डायलेमा और एक होती है मोरल रीजनिंग। तो मोरल डायलेमा, कहीं बार हम कह रहे हैं हम डायलेमा में फंस गए, धर्म संकट में फंस गए हैं। तो डायलेमा की सिचुएशन क्या हो गई कि जहाँ पर दोनों जो सिचुएशन हैं वो ठीक हों और दोनों ही सिचुएशन जो हैं वो गलत हों, यानी कि दोनों ही ऑप्शंस जो हैं वो राइट होते हैं और वहाँ पर हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि हम किसको चूज़ करें। जैसे कि पेरेंट्स में लड़ाई हो जाए मदर और फादर में, तो वो हमारे लिए एक जो है डायलेमा की सिचुएशन हो जाती है कि हम मदर की सपोर्ट करें या फादर की। नेक्स्ट जो है वो है मोरल रीजनिंग। मोरल रीजनिंग क्या है, राइट और एक राइट ऑप्शन एक रॉन्ग ऑप्शन, या एक रॉन्ग ऑप्शन एक राइट ऑप्शन। तो जैसे मान लो एक फ्रेंड की लड़ाई हो गई और एक किसी और की लड़ाई हो गई, तो हम किसका सपोर्ट करेंगे, अपनी फ्रेंड का, कि भाई वहाँ पर हमने रीजनिंग लगा ली कि भाई मेरी फ्रेंड है मुझे उसका साथ देना है। तो वो कौन सी सिचुएशन हो गई, मोरल रीजनिंग की। तो ये दो सिचुएशंस हो गई। ठीक है, उसके बाद जो कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो किसको फॉलो करती है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल को। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि ये जो है सब पर एप्लीकेबल है और हर एक बच्चा इससे गो थ्रू होकर जाता है। नेक्स्ट जो है वो है लेवल्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। उसके बाद जो मॉरल डेवलपमेंट के कोलबर्ग ने लेवल दिए जिसमें 3 लेवल थी और 6 स्टेजेस थी। ये भी क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है कि कितने लेवल कितने स्टेजेस थे, तो 3 लेवल थी और 6 स्टेजेस थी। 3 लेवल कौन कौन से थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, और फिर इनके अलग अलग जो हैं स्टेजेस थी। सो जो प्री कन्वेंशनल लेवल होती है, प्री मतलब पहले और कन्वेंशनल मतलब नैतिकता। तो यहाँ पर जो है जो एज ग्रुप के बच्चे आते हैं वो है 4 to 10 ईयर्स और यहाँ पर 0 मोरालिटी होती है। बच्चों में जो मोरालिटी या नैतिकता है वो नहीं होती है। चिल्ड्रंस जो हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं राइट और रॉन्ग के बीच में। और इसके फिर 2 स्टेजेस थे, पनिशमेंट एंड
ओबीडियंस, स्टेज ऑफ ईगो। पनिशमेंट और ओबीडियंस में क्या होता है कि बच्चे जो है सिर्फ इसीलिए ही मोरालिटी फॉलो करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं बड़ों की, कि भाई उन्हें ये लगता है कि कहीं पनिशमेंट ना मिल जाए या फिर कहीं जो है मम्मी थप्पड़ ना मार दे, पापा थप्पड़ ना मार दे, तो सिर्फ इसी वजह से जो है वो मोरालिटी को फॉलो करते हैं। और जो नेक्स्ट स्टेज है, स्टेज ऑफ ईगो, उसको सेल्फ एम्प्टीट्यूड एंड रिवॉर्ड एम्प्टीट्यूड या फिर इंडिविजुअली एक्सचेंज, ये सारे नामों से बोला जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि बच्चा जो है वो ईगो सेंटर्ड होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, और उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं उसकी डिज़ायर पे, उसकी इच्छा पे, और वो सिर्फ जो है मोरालिटी इसलिए फॉलो करता है कि भाई मैं तुम्हारा सर तब दबाऊंगा जब तुम मेरा सर दबाओगे, मैं तुम्हारे लिए काम तब करूंगा जब तुम मेरे लिए काम करोगे, तो वो कंडीशन हो गई। फिर आ जाता है कन्वेंशनल लेवल पे, जहाँ पर 10 से 13 साल के बच्चे होते हैं। इस स्टेज में जो है मोरालिटी जो है वो रूल्स और प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होती है। बच्चों में मोरालिटी की भावना आ जाती है, इसलिए इसको मोरल रियलिज्म लेवल भी बोलते हैं। यहाँ पर बच्चे जो हैं सोशल रूल्स को फॉलो करते हैं। और फिर बाद में कन्वेंशनल की 2 स्टेज होती हैं, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन में क्या होता है कि भाई हमें अच्छा बच्चा बनने के लिए या फिर एप्रिसिएशन लेने के लिए हम जो हैं मोरालिटी को फॉलो करते हैं, ताकि हम जो है रिस्पेक्ट मिल सके, प्रेज मिल सके, और इसको भी इंटरपर्सनल कंकॉर्डेंस ओरिएंटेशन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, और इसको जो है रिस्पेक्ट टू सोशल सिस्टम ये भी कहा जाता है। यहाँ पर बच्चा जो है रूल्स को फॉलो करता है, लॉज को फॉलो करता है, रूल्स को तोड़ता नहीं है, और जो मान लो अगर कोई भी काम ऐसा है जो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो उसे अनएथिकल मानता है बच्चा जो है। नेक्स्ट हमारा आ गया पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जिसमें एज ग्रुप आ गई 13 और अबव। यहाँ पर जो है क्या होता है कि जो डिसीज़न है बच्चा वो अपने खुद के लिए लेता है, ना कि सोसाइटी के लिए, और यहाँ पर जो है मोरालिटी की भावना जो है वो उसके एज से भी ज़्यादा होती है। फिर जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है उसके 2 स्टेजेस होते हैं, एक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, और नेक्स्ट है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। सो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है इसमें पर्सन जो है वो स्टार्ट करना वैल्यूज़ को, प्रिंसिपल्स को, राइट्स को जो है ये सोचना स्टार्ट कर देता है कि ये लॉ के थ्रू ओरिजिनेट हुए हैं, और अपने अकॉर्डिंग जो है उन लॉज को हम चेंज कर सकते हैं भाई, जो हमारे जो है सिचुएशन के हिसाब से फिट नहीं बैठते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, इसमें सिर्फ एक बात याद रखने की बच्चे में परोपकार की भावना आ जाती है। भाई वो सोचता है कि भाई मेरे से ज़्यादा जो है दूसरे का काम हो जाए, दूसरे को वो चीज़ मिल जाए, एक तरीके से परोपकार की भावना आ जाती है। तो ये था कोलबर्ग की थ्योरी। और फिर हम करते हैं क्रिटिसिज्म की बात। क्रिटिसिज्म में मेनली जो है, जो किसने दिया था, कैरोल गिलगिल ने दिया था, और इसका एक ही क्रिटिसिज्म ये था कि इन्होंने जो है कल्चरल डिफरेंस में सिर्फ मेल की बात की है, फीमेल की बात नहीं की है। सो डू नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू कल्चरल डिफरेंस इनटू द मोरल रीजनिंग ऑफ मैन एंड वुमेन एंड डू नॉट टॉक मच अबाउट द मोरालिटी ऑफ वुमेन। सो ये इनका क्रिटिसिज्म था। तो दैट्स फॉर ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।